हेलो साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में 20 से 25 क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। साथियों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इनके फैक्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, आप लोग क्वेश्चन भी करना और इनके फैक्ट पे भी ध्यान देना। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य ही हमारे मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। कौन है मौर्य वंश के संस्थापक? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद को हरा के, घनानंद को हरा के। ये किस वंश का था घनानंद? तो घनानंद जो था वो हमारा नंद वंश का था। और इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर, जैसे ये हमारा भारत का मैप होता है तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर और दक्षिण में कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो उसका आंसर भी क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, ये वही हमने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप लोग इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको आराम से पढ़ लेना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक अच्छा कब हुआ था? तो 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। और 8वें वर्ष क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अपने राज्याभिषेक से 8वें वर्ष यानी 261 में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। और उस समय कलिंग का शासक कौन था? तो नंदराज था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन था कलिंग का शासक? नंदराज। और कलिंग की राजधानी क्या थी उस समय? तो धौली। क्या राजधानी थी? धौली या तौसली, ये राजधानी थी। और कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव कौन थे? तो शिव थे। किसके अनुसार? कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। और ये बौद्ध भिक्षु कब बना? तो मोंगली पित्त तिस्य के प्रभाव में आया, तभी ये बौद्ध भिक्षु बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं साथियों। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्जाम हो, एक बार इन क्वेश्चनों को देख लेना और एग्जाम में चले जाना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सुमेल कीजिए। एक तरफ हैं नाम दिए हुए हैं पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य, कल्याण, और एक तरफ इनकी रचनाएं हैं। तो बताइए, पाणिनि की तो सबको पता होगी। कौन सी रचना है? पाणिनि की अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी। और वात्स्यायन की क्या है? कामसूत्र। और चाणक्य की क्या है? ये तो सबको पता होगी, अर्थशास्त्र। और कल्हड़, यहाँ पे कल्हड़ होगा साथियों, कल्हड़, कल्हड़ की राजतरंगिणी, ये अभी अभी डिस्कस किया है। तो हमारा क्या बन जाएगा? ABCD है तो 3, 1, 4 और 2। तो देख लो 3, 1, 4, 2 किस में है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। ये रहा, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुण के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
ऑप्शन ए अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुण के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। कौन सा? दीन ए इलाही। और शिवाजी कौन थे? तो ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन थे शिवाजी? मराठा साम्राज्य के संस्थापक। और अशोक ने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में ही क्या कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। किस शिलालेख में कहा था? प्रथम पृथक शिलालेख। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। और इसको अगर वैसे जो शिलालेख में लिखा हुआ तो उसमें क्या लिखा था? सब मनुहस्य मम पजा। तो ये सब लिखा हुआ है, आगे देख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चालुक्य। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य हुआ सातवाहन। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और इसके प्रमुख शासक जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी हो गया और यज्ञश्री सातकर्णी, ये प्रमुख शासक थे। और सातवाहन शासकों ने ही भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी। भूमि अनुदान देने की प्रथा। नेक्स्ट चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। उनकी राजधानी क्या थी चोल वंश की? तो तंजाय या तंजावुर। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तो कुंजरमल राज फेरुथच्चन, ये तंजावुर का वास्तुकार था। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम लोग पढ़ के जाते हैं फिर भी एग्जाम में नहीं फंसता है। तो क्यों नहीं फंसता है? क्योंकि हम उस हिसाब से पढ़ते ही नहीं हैं। हम लोग क्या है, चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं और जो मेन है वो हम पढ़ते ही नहीं। तो जो मेन है वो सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो आप लोग बस ध्यान से देखिए। और ये चालुक्य, तो चालुक्य को 3 भागों में बांटा गया था। एक कौन कौन से 3 भाग? एक चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य बेगी। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुनना। कौन कौन से 3 भागों में चालुक्य को बांटा गया था? एक तो चालुक्य कल्याणी, चालुक्य वातापी, चालुक्य वेगी। तो चालुक्य कल्याणी के संस्थापक कौन थे? तेलक द्वितीय। इनकी राजधानी मान्यखेट। और चालुक्य वातापी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। इनकी राजधानी वातापी। चालुक्य वातापी हैं तो इनकी राजधानी भी वातापी ही है। बस इतना ध्यान रखना, इनके संस्थापक जय सिंह हैं। और चालुक्य वेगी तो विष्णुवर्धन संस्थापक हैं। वासे वेगी, वासे विष्णुवर्धन, ऐसे ध्यान रखना। और राजधानी भी इनकी वेगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, सही है। यह देश की उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, ये भी सही है। यह राजनीतिक के सिद्धांत स्थापित करता है, सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र हमारी राजनीतिक से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं देता है। और अर्थशास्त्र जैसा कि हमने बताया, यह राजनीति शास्त्र की एक पुस्तक है। और इसके प्रमुख विषय क्या हैं? राजा, राज्य व राजनीतिक व्यवस्था। और ये आर्थिक स्रोतों के बारे में तो चर्चा करता है, लेकिन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन नहीं करता है, मतलब वित्तीय सुधारों का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी, वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन सी, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल,
या कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और जो ऑप्शन बी है तो वात्सायन की कामसूत्र, ये एक तरफ व्यक्ति हैं और एक तरफ उनकी पुस्तक है, तो ये भी लर्न कर लेना। तिरुवल्लुवर की पुस्तक का क्या नाम है? तिरुकुरल। कालिदास की पुस्तक का क्या नाम है? मालविकाग्निमित्रम। और जैसे कौटिल्य के अन्य नाम क्या हैं? विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये कौटिल्य के अन्य नाम हैं। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक विशेषता है, हमेशा ध्यान रखना कि जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें किसी भी मौर्य शासक का नाम नहीं दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें किसी भी शासक का नाम नहीं दिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, ये वही सब लिखा हुआ है। अब फिर आगे एक सुमेल कीजिए। एक तरफ नाम है और एक तरफ उनके अन्य नाम हैं। पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं वरना हम आप लोग को दिखा देते। तो कोई एक दो सुमेल कर लिया करो और जो बाकी हैं वो अपने आप आ जाया करेंगे। भाई ये तो सभी को पता होगा कि चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्स कहा जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, और चाणक्य को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है, और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? जैसे ए बी सी डी हो गया तो हमारा बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो अब देखते हैं 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। शत्रुओं को नाश करने वाला किसका अर्थ होता है? अमित्रघात का। और चाणक्य के बचपन का नाम था, ये बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अच्छा, सारनाथ है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है या वाराणसी के समीप है। और सारनाथ में ही अशोक ने 128 फुट ऊंचे धमेक, किसने? अशोक ने सारनाथ में 128 फुट ऊंचे धमेक, या इसको हम धर्मराजिक बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। धमेक को हम धर्मराजिक भी बोलते हैं। बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। मतलब जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक का जो सिंह स्तंभ है उसके सबसे ऊपरी अनुकृति, जिसे भारत सरकार ने कब अपनाया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से जानवरों के चित्र मिलते हैं पता है आप लोगों को? तो ऐसे ध्यान रखो, अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें किन किन जानवरों को देखा जा सकता है। तो हेलो से ध्यान रखो। किससे? हेलो से, HELO, हेलो। H से हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लॉयन, O से ऑक्स। तो ये 4 जानवर हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। तो ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब जो अभी एक्सप्लेन किया है ये वही सब लिखा हुआ है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक, ध्यान से देखना, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ऑप्शन ए नागार्जुन पहाड़ी, ऑप्शन बी अनुराधापुर, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी मास्की। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन बी अनुराधापुर। अनुराधापुर में ही ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, ये ध्यान रखना। और अनुराधापुर ये है कहाँ, तो ये हमारा श्रीलंका में है। कहाँ है, श्रीलंका में। कुछ और स्थानों से भी इस लिपि का पता चलता है, तो वो कौन कौन से वो स्थान हैं, जैसे पिपरहवा, पिपरहवा, और हमारा सोहगोरा, सोहगोरा, और हमारा क्या है, महास्थान। तो इन स्थानों से भी प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। ध्यान रखना साथियों, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र का राजा था, ऑप्शन बी मैसिडोनिया का राजा था, ऑप्शन सी कोरिथ का राजा था, ऑप्शन डी सीरिया का राजा था। मतलब ये कहा गया जो तुर्मै था वह अशोक के समकालीन था, बट ये तुर्मै राजा कहाँ का था, कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए ये मिस्र का शासक था। अब जैसे कुछ अन्य प्रमुख शासक भी हैं जो अशोक के समकालीन हैं, तो कौन कौन से हैं वो? सीरिन का अलेक्सुंदर, कौन? सीरिन का अलेक्सुंदर। मिस्र का तुर्मै तो बता ही दिया, और सीरिया का एंतियोतक, नाम भी सुना होगा, एंतियोतक। और मैसिडोनिया का अत्तिकिनी, कौन? मैसिडोनिया का अत्तिकिनी। नाम ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन बन जाते हैं, ये वही सब हमने लिख भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए एक देवी थी सीता, ऑप्शन बी धार्मिक संप्रदाय था, ऑप्शन सी ऊसर भूमि थी, ऑप्शन डी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सीता से क्या अभिप्राय है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और सरकारी भूमि भी सीता को कहा जाता था। सरकारी भूमि किसे कहा जाता था? तो सीता भूमि। नेक्स्ट, और बगैर वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक कहा जाता था। अदेव मात्रक, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक। और आय के संग्रहकर्ता को क्या कहा जाता था? समाहर्ता बोलते थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आय के संग्रहकर्ता मतलब जो टैक्स उक्स वसूलता था उसको हम क्या बोलते थे? समाहर्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों अगर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जितना हमने एक्सप्लेन किया है वो सारा इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए गुर्जरा में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन सी अहरोरा में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और ये कहाँ से मिला है? तो ये हमें दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से एक और हमें मिला है, तो उसका नाम क्या है? मास्की। क्या नाम है? मास्की। मास्की और गुर्जरा अभिलेख दोनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और दक्षिण भारत में ये कहाँ मिला है हमें? तो ये मिला है मध्य प्रदेश में। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख हमें कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश में। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। और अशोक के अभिलेखों में अशोक को किन नाम से पुकारा गया है? तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी, ये दो नाम अशोक के अभिलेखों में अशोक के नाम मिलते हैं। कौन कौन से दो नाम मिलते हैं अशोक के? देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी। और ये किस में मिलते हैं? ये अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जनपद था, ऑप्शन बी दुर्ग था, ऑप्शन सी मित्र था, ऑप्शन डी कोर्स था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
यहाँ पे कोस कर लेना, कोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्र। सातवां अंग कौन सा था? मित्र। तो राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं? एक तो है स्वामी, ठीक है, और एक है अमात्य, अमात्य, कोष है, और दुर्ग है, और क्या है? जनपद है, और क्या है? बल है, और क्या है? मित्र है। तो ऐसे पूछा है। तो सातवां कौन सा है? मित्र। अब दूसरा भी पूछ सकता है, तीसरा भी पूछ सकता है, चौथा भी पूछ सकता है। तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, जो कि हमने नीचे लिख दिया है। अंग स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल, मित्र। तो इन सातों को याद कर लेना। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। 7 में से बन चुका है कि 7वां कौन था, और भी रह गए हैं तो आप उनको भी ध्यान रखना, और ये 7वें वाले को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुम्नीदेई स्तंभ लेख, हुएनसांग के विवरण द्वारा, प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। अभी इसका एक सेकंड वीडियो और आएगा, उसमें हम मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग उसको भी देखना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और वीडियो आती रहें और आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ऑप्शन बी, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन सी, यह अभिलेख इन गुफाओं को अजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। तो बताइए, तो ये सारे सही हैं, सिर्फ ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो 322 में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, तो 6ठी शताब्दी से कैसे हो जाएंगे? तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी गलत होगा। और ये बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर दूर हैं। कौन सी दूर हैं? बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार राज्य में हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ये हटा दो, ये फालतू का है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। और ये कालसी है कहाँ? तो ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून, जो कि हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख में, ऑप्शन सी पुराणों में, ऑप्शन डी मेगस्थनीज की इंडिका में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में उल्लिखित है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 वर्णों में बांटा गया है मौर्य साम्राज्य। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना, मेगस्थनीज ने 7 भागों में बांटा है और कौटिल्य ने 4 वर्णों में बांटा है समाज को। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और मेगस्थनीज ने व्यवसाय के आधार पर विभाजन किया है ये भारतीय जातियों का। तो ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, ये जो मेगस्थनीज था, ये किसका राजदूत बनकर आया था चंद्रगुप्त के दरबार में? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था मेगस्थनीज के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों।
अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। शिलालेख 13वां, शिलालेख 7वां, भाब्रू लघु शिलालेख, शिलालेख 12वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां शिलालेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है। कौन सा अभिलेख? 12वां शिलालेख। और 13वें शिलालेख में जैसा कि अभी हमने बताया कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसमें? 13वें शिलालेख में। अच्छा, ये अशोक ने अपने शिलालेख क्यों खुदवाए थे? शिलालेख और ये स्तंभ लेख ये क्यों बनवाए थे? तो ये इसलिए बनवाए थे ताकि अपने शासन संबंधी जानकारी को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने शिलालेख और स्तंभ खुदवाए थे। तो ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सैंडोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सैंड्रोकोट्स, डा के नीचे ये वाला रा लगा लेना। सैंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो कौन है वो? जस्टिन, ऑप्शन बी। और जस्टिन ये कौन था? तो ये यूनानी लेखक था। जस्टिन कौन था? यूनानी लेखक। और सैंड्रोकोट्स किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने। किसने? स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। और ये विलियम जोन्स जो हैं इन्होंने ही सबसे पहले प्रमाणित किया था कि सैंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। किसने प्रमाणित किया था कि सैंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य हैं? तो विलियम जोन्स ने प्रमाणित किया था। और इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। ये वही सब लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना। निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी या नासिक प्रशस्ति, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। किस अभिलेख में? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी अभिलेख में कहा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।